इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। शाम 7 बजे अगली शाम को पूरे घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वेद और अर्पिता अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। वेद अपने कोट का बटन बंद कर रहा था। उससे नहीं हो रहा था। उसने अमर को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढा पर उसका फ़ोन नज़र नहीं आ रहा था। अर्पिता ने अपना ड्रेस ठीक करते हुए पूछा, कुछ चाहिए? तुम कुछ ढूंढ रहे हो? वेद, हाँ, वो मेरा फ़ोन नज़र नहीं आ रहा है। अमर को कॉल करना था, बटन लगाना था। अर्पिता, अच्छा लाओ मैं लगा देती हूँ। अर्पिता के कहने पर वह अपना हाथ आगे कर दिया। अर्पिता, देखो तुम यहाँ आओ। मेरे हाथ लंबे तो नहीं है ना कि वहाँ तक पहुँच जाए, और इस ड्रेस की वजह से अच्छे से चला भी नहीं जा रहा। वेद, हाँ आ रहा हूँ। अगर ड्रेस ठीक नहीं लग रहा है तो बदल लो ना। अर्पिता, नहीं, आंटी जी को बुरा लग जाएगा। कितने प्यार से उन्होंने मुझे दिया है। वेद की उसकी बात सुनकर अच्छा लगा। वह बोला, तुम भी मम्मी ही बोल सकती हो। हाँ, जब बाद में मुझे अपना पति अपना लोगी तब सासू माँ कहा करना। उसकी बात पर अर्पिता उसे आंखें दिखाती, अर्पिता बहुत बदमाश हो ना तुम। मुझे पता है आंटी बचपन से बड़े कि तुम्हारी सारी शरारतें बदमाशी बता रही थी। वेद, ये माँ भी ना, मेरी इज्जत का उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं है। जान लो, किसी दिन तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मैंने भी पूछ लेना है अंकल से। अर्पिता, पापा कहो, पापा के दामाद जी, क्योंकि आपने तो सबको अपना लिया है ना। सविता जी की समझ और काशी राम जी की समझाने से उनके रिश्ते की शुरुआत तो हो चुकी थी, जो अर्पिता की तरफ से रुका हुआ था। उसने खुद ही दोस्ती के नाम से ही सही इस रिश्ते को अपनाया था। वेद इससे ही खुश हो गया था। प्यार न सही दोस्ती के रूप में जिसे इतना चाहा वह साथ तो है। तभी वहाँ कंगना और रानू दोनों के लेने आ गए। दोनों तैयार हो ही गए थे। कंगना और नमन ने पूरे दिल से अर्पिता को भाभी मान लिया था, और रानू और मोनू ने भी वेद को। दोनों उसे नीचे लेकर आए जहाँ मेहमान लोग आ रहे थे। उन दोनों को स्टेज पर लेकर जाया गया। फिर शुरू हुआ उन सब का काम। सब लोगों को कहा गया कि शादी उनके गांव में ही हुई है और किसी को नहीं बुलाया था जानकर, इसलिए आज पार्टी रखी थी। फिर भी बातें तो हुई ही रही थी, वो कौन सा रुकने वाली थी। रात 1 बजे तक सब लोग खा पी कर फ्री हो गए थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और इसके साथ ही अर्पिता और वेद के रिश्ते में भी कुछ बहुत सुधार आ गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी तो दोनों की पसंद एक दूसरे के अपोजिट थे, और इसी बात से भी उनका रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाता था, और बाकी लोग उनके लड़ाई का मज़ा लेते थे और कभी कभी आग में घी भी डालने वाला काम करते थे। इस बीच दोनों एक दूसरे के घर के चहेते बन गए थे। अर्पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसने गैप लेने का सोचा। नाना जी का भी दिल उसने जीत लिया था। मुन्ना को जेल हो गई थी 10 साल की। वेद के सपने के बारे में पता चला तो उसने ही बाकी लोगों को समझाया था और वेद को अपना सपना पूरा करने का मौका मिला था। अर्पिता भी अपने कोर्स की तैयारी शुरू कर दी थी। 2-3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। वेद ने अपने म्यूज़िक को समय दिया और उसे मौका मिला एक एल्बम में गाने का। पहला एल्बम उसका रिलीज़ हुआ और धमाका मचा दिया। इन प्रेजेंट रात के 2 बज गए थे और सब ध्यान से उनकी कहानी को सुन रहे थे। वेद, बस बाकी का आप सब लोग खुद ही जानते हैं। अब रात के 2 बज गए हैं, इजाज़त हो तो सोने जाएं। काशीराम जी, हाँ सही कह रहा है, ये शाम से बैठकर रखे हो। चलो अब सोने के लिए, कल घर के लिए निकलना भी तो है राम जी, और नहीं तो क्या। सब तो सब जान रहे हैं, और कुछ बचा होगा तुम्हारे मन में तो बाद में पूछ लेना। सब ने डांट से बचने के लिए बिना बहस के ही अपने अपने कमरे की ओर मुड़ गए। वेद और अर्पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे और ब्लैंकेट को पकड़ लिया। अर्पिता, पहले मैंने पकड़ा है, छोड़ो उसे। वेद, नहीं, हर बार की तरह पहले मैंने पकड़ा है। अर्पिता, नहीं, गलत कहा तुमने, मैंने पहले पकड़ा था, तुम दूसरा वाला ले आओ। वेद, नहीं, तुम ले लो ना यार, मैं थक गया हूँ। अर्पिता, यार तुम जाओ ना। अमर, तुम दोनों एक नंबर के मूर्ख हो, या जानकर ऐसा करते हो बेवकूफ़ हो।
सोने दो, अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। वेद और अर्पिता ने कुछ नहीं कहा और फिर हंसने लगे अपने ही बेवकूफ़ी पर। फिर दोनों भी सोने चले गए। अगली सुबह सब 11 बजे सोकर उठे। खाना वाना खाने के बाद सब थोड़ी देर बैठे थे, लोगों से मिले, फिर सब अपना अपना सामान पैक करके शाम 4 बजे तक वापस आने के लिए निकल रहे थे। इतने दिनों का थकान था तो सब शांत थे। आज की रात रुककर काशीराम जी भी अपने निवास स्थान पर जाने वाले थे और कंगना और रानू का अलग सीन चल रहा था जिस पर अमर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। 7 बजे तक सब शांति निवास पर थे और बाहर ही बैठे थे। अर्पिता किचन में चली गई और सबके लिए चाय बना लाई। फिर खाने की तैयारी के लिए सविता जी और अर्पिता दोनों निकल गई। बाकी लोग एक हफ्ते में क्या क्या किए क्या नहीं किए इसे लेकर बैठे हुए थे। कंगना, अमर, नमन और रानू, मोनू पांचों ने जाकर अर्पिता और वेद के कमरों को फूलों से सजाया। दिन रात को जब खाना खाकर वो लोग आए तब सजावट देखकर हैरान रह गए और शर्मा कर एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। उसके इस हरकत को देखकर कमरे में छुपे बाकी लोग हंस रहे थे। दोनों ने देखा कमरा अच्छा सजा हुआ था फूलों और कैंडल से, लेकिन आज अलग बात थी जिसे दोनों महसूस कर रहे थे। लेकिन ये क्या, किसने, ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दोनों ने किसी से नहीं कहा था, कहीं दोनों एक दूसरे को ना समझे। कहकर दोनों ने एक साथ कहा, वेद और अर्पिता देखो, ये मेरा प्लान नहीं था। वेद और अर्पिता एक साथ तो किसका था? वेद अर्पिता एक साथ, मुझे क्या पता। वेद अर्पिता एक साथ बोलना ज़रूरी है। उनके बातों से ना मोनू और अमन को खींच होने लगी थी और अमर, कंगना, रानू मुस्कुरा रहे थे। नमन, ओ भाई और भाभी, एक एक करके बोलो ना, साथ बोलना ज़रूरी है क्या? मोनू, वही तो दिमाग ख़राब हो गया है हमारा। अब वो दोनों बाहर आ गए थे अपनी जगह से। वेद, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अर्पिता, वो भी छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। मोनू, हम अकेले कहाँ हैं, बाकी लोग भी यहीं हैं। उसके कहने से बाकी सब लोग भी अपनी अपनी जगह से बाहर आकर मोनू को गुस्से से घूरने लगे। रानू, भाई चुप नहीं रह सकते थे? कंगना, और बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? अमर, सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वेद, बेटा लोग निकल जाओ पतली गली से, नहीं तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और सारा मज़ा निकाल देंगे। अर्पिता, और इस पर साथ हम भी देंगे। पांचों वहाँ से चुपचाप निकल आए और मोनू नमन से लड़ने लगा। वेद ने गेट लगाया और पलटकर अपने दिल पर हाथ रखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। वेद, वैसे देखो ना, इंतजाम मस्त किया है, अब हमारे लिए किया है तो ये यूँ जाया नहीं करना चाहिए, क्या कहती हो? अर्पिता बहाना बनाते हुए, मुझे नींद आ रही है। वेद उसके करीब जाकर उसे अपने करीब करते हुए, और मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वह उसके बालों को साइड करते हुए उसके गालों पर अपना हाथ रखता अर्पिता अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी हालत देखकर वेद हंसते हुए उससे दूर होता है और कहता है, वह मजाक कर रहा था, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिना इजाज़त के वह कुछ नहीं करेगा। तो अर्पिता उसे गुस्से से मारने के लिए दौड़ती है और गोल घूमते हुए फर्श कर वहाँ नीचे के गद्दे में गिर जाती है। कैंडल की हल्की रोशनी में अर्पिता बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह जब अर्पिता की नींद खुली तो खुद को वेद की बाहों में कैद पाया था। वो कल की बात को याद करके मुस्कुरा पड़ी थी। वह बड़े ध्यान से वेद के चेहरे को देख रही थी। वेद, नज़र लग जाएगी, जाने मन, ऐसे मत देखो। अर्पिता झेपते हुए, मतलब तुम उठकर सोने का नाटक कर रहे थे? वेद, जी नहीं, नाटक नहीं कर रहा था, अपनी प्यारी बीबी को देख रहा था। अर्पिता, बातें बस करवा लो तुमसे, है ना? वेद उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए, तुम्हें तो मेरी अब बातें झूठी और नाटक ही लगती हैं। अर्पिता, छोड़ो, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हो, नहाने जाना है, बहुत काम है। वेद, चलो आज पानी की बचत करते हैं साथ नहाकर। अर्पिता, जी नहीं, हटो अब। पर वेद उसकी बात नहीं सुनता और उसे गोद में उठाकर ले चलता है। बाकी लोग भी उठ गए थे और कुछ सोए हुए थे। आज सब वापस लौटने वाले थे तो सविता जी सबके लिए सामान पैक कर रही थी। आज वेद भी ऑफिस जाने वाला था। काफ़ी काम जो पेंडिंग था इतने दिनों से तो उसे भी पूरा करना था। सुबह 11 बजे तक सब लोग रेडी होकर निकलने को थे। अमर, कंगना और रमन को
छोड़ने वाला था और एक गाड़ी अर्पिता के परिवार वालों के लिए था। एक गाड़ी राम जी लेकर जाने वाले थे और एक बनने गया था। तो अर्पिता ने अपनी स्कूटी की चाबी वेद को पकड़ा दी। सब लोगों ने कहा ये अच्छा आइडिया है, ये सफ़र भी एंजॉय कीजिए। ऑप्शन तो था ही, इसलिए वेद ने अर्पिता को भी चलने को कहा और ज़बरदस्ती उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया। सब लोगों के जाने के बाद वो दोनों भी निकल गए। अर्पिता और उसने हेलमेट लगाए हुए था। वो लोग जब ऑफिस आए तो सब लोग उसे बधाई दे रहे थे शादी के लिए और वो दोनों हाँ में सिर हिला रहे थे। दोनों फिर वेद के केबिन पर चले गए। वेद जो जो बोल रहा था अर्पिता वह कर रही थी। वेद का अभी एक ही सॉन्ग आया था और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था, लेकिन अभी कोई ख़ास ऑफ़र नहीं मिला था और उससे कोई एतराज़ भी नहीं था और ना ही उसके पास समय था। उसने तो अर्पिता के कहने पर उतना किया था। अगर मिलता तो भी ठीक, नहीं मिलता तो भी ठीक था। अमर जब नमन और कंगना को छोड़कर आ रहा था तब उसके पास नमन वेद का भाई नहीं था। कॉल आया। अमर ने फ़ोन उठाया तो उसने वेद से मीटिंग कराने के लिए कहा तो वेद ने ठीक कहकर फ़ोन काट दिया। वह सोचने लगा कि नमन को क्या काम हो सकता है, वो भी वेद से, जबकि दोनों साथ में आज तक कभी एक साथ काम भी नहीं किए हैं। क्योंकि नमन के काम ठीक नहीं होते हैं, बेकार और कम रेट, कम क्वालिटी का मटेरियल देकर वो लोग बाकी से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और जब कोई कहता तो नाम किसी और का फंसा देता था। अपने पापा के साथ संभाल रहा था। उसके पापा भी वैसे ही थे, बस उसका छोटा भाई इन सबसे अलग था जिसके लिए उसे हमेशा ताना पड़ता था। वो दोनों लोगों को समझाता भी रहता था लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उल्टा उसे ही चिल्ला देते थे। अमर ऑफिस पहुंचकर सीधा वेद के पास गया। वह बिना नॉक किए ही चला गया था। अर्पिता हड़बड़ाहट की वजह से जल्दी से वेद की गोद से उठकर खड़ी हुई कि वहाँ का सामान गिर गया। उसकी इस हड़बड़ाहट को देखकर वेद और अमर हंसने लगे थे और वेद ने वापस से उसे अपने गोद में बैठा लिया। उसने अमर से पूछा, कुछ खास काम है क्या? अमर, लगता है अब नॉक करके आना पड़ेगा यहाँ। वेद, तुझे कभी भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एनी इम्पोर्टेंट? अमर, हाँ, वो आज नमन तुझसे मिलना चाहता है तो मैंने हाँ कह दिया। आधे घंटे में वो आएगा। वेद, ठीक है, आने दो, मिल लेंगे। तुम भी रहना साथ में, तुम्हारा रहना भी बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे के बाद वह आता। वेद ने अर्पिता को वहीं बैठा दिया था पर्दे के पीछे और चॉकलेट पकड़ा दिया था। वो मज़े से अपना चॉकलेट खा रही थी। वेद ने अमर के वहाँ रहने पर एतराज़ नहीं जताया था, पर वेद ने कहा कि बात उसके सामने ही होगा, करना है तो करे, नहीं तो नहीं। नमन को एहसास हो गया कि अमर उसके लिए वाकई क्या है, लेकिन उसे मौका मिल गया था जिसका फ़ायदा वह बहुत जल्द उठाने वाला था। बातें ख़त्म होने के बाद बताने के लिए कहकर जब वह बाहर जाने को हुआ तो उसकी नज़र पर्दे के पीछे बैठी अर्पिता पर पड़ी जो मज़े से अपना चॉकलेट खा रही थी। इसको देखकर वेद ने कहा, क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? उसने ना में सिर हिला दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में अर्पिता का चेहरा बस गया था। उसके जाने के बाद अर्पिता बाहर आई। उसने कहा, वह बोर हो रही है, घर जाना चाहती है। वेद ने कहा, वो साथ चलता है? तो उसने कहा, वह अकेले चली जाएगी और पहुंचकर फ़ोन कर देगी। तो वेद ने ठीक है कहा। अर्पिता वहाँ से निकल गई और वेद और अमर नमन के मैटर को लेकर आपस में सलाह ले रहे थे। शाम का वक्त अर्पिता किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। आज वह सब खाना वेद की पसंद का बना रही थी। आजकल उसे वेद पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। पहले भी वह बना देती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थी। उधर वेद सोच रहा था अब शेवा अर्पिता को भी अपने साथ लेकर ऑफिस जाया करेगा। उसे काम समझा कर वह बहुत जल्द एक नया फ़ैसला लेने वाला था जिसके बारे में उसने अर्पिता से बात करने का सोचा था और उसमें कम से कम 5 से 6 महीने लग जाने थे और उसका ये काम बहुत जल्द शुरू होने वाला था। उधर नमन आज अपने कमरे में बैठा अर्पिता को ही याद कर रहा था। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम थी। आज से पहले उसने अर्पिता को कभी आमने सामने नहीं देखा था, क्योंकि अर्पिता कभी बिजनेस पार्टी में नहीं जाती थी जहां वेद हो। वहां नमन जाना पसंद नहीं करता था। फ़ोटोज़ तो वो ध्यान नहीं देता था, ना ही वो ज़्यादा फ़ोटो लेती थी। ऐसे हल्की फुल्की झलक मिली थी, पर इतना नहीं। वह वेद को पसंद नहीं करता था
उसका अपना अलग 2 रीज़न था, लेकिन कुछ सोच कर वह वेद से मुलाकात करने गया था। लेकिन उसमें अब एक और चीज़ वह जोड़ दिया था। वह अपनी घटिया प्लानिंग के लिए अभी से खुश हो रहा था और जल्द ही वह यह काम शुरू करने वाला था। इसके लिए उसने भी अभी से सोचना शुरू कर दिया था। रात को खाने के बाद वेद ने अर्पिता को अपने प्लान के बारे में बताया। उसने भी सहमति जताई। वो वेद के फैसले से खुश थी, लेकिन वेद ने उसे एक बात छुपाई थी जो कि सबके लिए सरप्राइज़ था। और तभी सामने वाला आया नमन का घर। नमन के पापा, वाह मेरे शेर, अब आएगा ना मजा। क्या प्लान बनाया है तुमने, मानना ही पड़ेगा। नमन, अब बस प्लान अपने हिसाब से जाए, फिर वो अमर और वेद देखना कैसे नीचे गिरते हैं। सारा इज्जत निकल जाएगा उन लोगों का। नमन के पापा, बस उस युवराज से इस बात को दूर रखना, नहीं तो उसका अच्छाई का प्रवचन फिर से शुरू हो जाएगा। नमन, आई नो पापा, जस्ट रिलैक्स। उसे कुछ नहीं पता चल पाएगा। इस बार उसको हराना है और उस लड़की को पाना है। नमन के पापा, बहुत जल्द उनका बिजनेस भी तुम्हारा होगा और वो लड़की भी। नमन, वो तो होगा ही डैड। एनीवे, इतने टाइम बाद जाकर कलेजे में थोड़ी ठंडक मिली है। मैं चला अपने अड्डे पर। नमन के पापा हंसते हुए, एंजॉय करो मेरे लाल, और अपने प्यादे भी बरोबर फैलाओ। तब कहलाएगा सह और मात। नमन अपने पापा के कमरे से बाहर जा रहा था। उसको आता देख युवराज तुरंत वहां से बगल वाले कमरे में चला गया। उसने नमन और युवराज की आधी बातें सुन ली थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इतना जान गया था कि उसके पापा और भाई दोनों ही किसी के खिलाफ फिर से साजिश किए हैं। उसका फ़ोन बजने पर वह अपने ध्यान से बाहर आया। फ़ोन वेद की मम्मी का था, जिन्होंने आज रात उसे खाने के लिए बुलाया था। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि वह मना कर ही नहीं पाया था और टाइम से आने को बोलकर वह अपनी माँ से मिलने चला गया। रात का समय वेद का घर। खाने की टेबल पर अमर, वेद और राम जी बैठे हुए थे। किचन से अर्पिता और सबिता जी खाने का सामान लेकर आ रही थी। युवराज ने गेट के पास आकर नॉक किया तो उसे देखकर वेद खुद ही उसे लेने चला गया। उसने खुद को देखकर स्माइल किया। वेद, हे युवी, कैसा है छोटे? युवराज, बढ़िया है भाई साहब, आपकी कृपा से। वेद, यार ब्रो, सुना है बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, बधाई हो। युवराज, आपको तो 1 नहीं 2 नहीं 3 बधाई हो। वेद, शुक्रिया, लेकिन गिफ्ट तो लेकर आए ही नहीं तुम। सबिता जी, आते ही अपना बकवास शुरू कर दिया तुमने। उसे अच्छे से आकर बैठने तो दो। अर्पिता, छोड़ो ना माँ, आप भी किसको बोल रही हैं, इनका आदत जानते हो ना आप। अमर और राम जी उसकी बात पर हंस देते हैं। वह सबिता जी और राम जी को प्रणाम करता है, अमर से हाथ मिलाता है और अर्पिता के पास जाकर खड़ा हो जाता है। युवराज उसके तरफ एक बॉक्स देते हुए, भाभी जी ये लीजिए आपकी शादी का गिफ्ट। अर्पिता, थैंक्स देवर जी। अमर, क्या खाना शुरू करें, भूख लगी है, उसके बाद बात करते हैं। वेद, वही तो कब से कह रहा हूँ मैं। अर्पिता, हाँ देखा हम लोगों ने की क्या क्या बातें हो रही थी। सब लोगों ने एक साथ हंसी मजाक के साथ खाना खाया। युवराज तो उन सब की नोक-झोंक हंसी मजाक देखकर खुश हो रहा था। और एक उसका घर है कि साथ बैठकर बात करना तो दूर, खाना भी साथ में बैठकर नहीं खाते हैं। खाने के बाद सब बाहर ही बैठकर अर्पिता अपने लिए आइसक्रीम लेकर आ गई और बाकी के लिए गुलाब जामुन। ठंड का मौसम था, आग जलाकर सब बैठे हुए थे। युवराज ने उसकी मम्मी के बारे में पूछा और इधर उधर की कुछ बातों के बाद युवराज चला गया। बाकी लोग भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और अमर अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह अर्पिता और वेद को 1 हफ्ते के लिए सिंगापुर की टिकट गिफ्ट किया। राम जी और सबिता जी ने शाम की फ़्लाइट थी, वो दोनों खुश हो गए थे। वेद के ऑफिस जाने के बाद अर्पिता अपना और उसका सामान पैक करने लगी। उसने रानू और कंगना को भी इस बात की जानकारी दी तो दोनों ने मिलकर अर्पिता की टांग खिंचाई। अर्पिता ने उनको प्यार से डांट लगाया और फ़ोन रखकर अपना काम ख़त्म करने लगी। शाम तक रेडी होकर वह लोग भी निकल गए। अमर उनको एयरपोर्ट छोड़ने आया था और वेद को ऑल द बेस्ट बोलकर वह एक बैग उसे पकड़ा दिया और वहाँ से निकल गया। अपने टाइम से वो लोग भी सिंगापुर के लिए निकल गए। उधर किसी और की नज़रें भी उनका पीछा कर रही थी और उनके साथ ही वह भी सिंगापुर के लिए उड़ान भर चुकी थी। उधर कंगना जब अपने रूम में आई तो नमन को एक लड़की से बात करते देख वह उसके पास चली गई।
लड़की भला की खूबसूरत थी। नमन ने उसे अपनी फ्रेंड निकिता कहकर कंगना से मिलवाया, लेकिन कंगना को वो जानी पहचानी लग रही थी, पर कहाँ देखा था, लेकिन कहाँ ये उसे याद नहीं आया। वह उसे हाय कहती है, फिर अंदर चली जाती है। एक हफ्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। अर्पिता और वेद ने खूब मस्ती किया था, सबके लिए गिफ्ट भी लाए थे। एक हफ्ते भी काफ़ी करीब भी आ गए थे। अमर के ऊपर काम का काफ़ी प्रेशर हो गया था। वेद के आने से उसे थोड़ा राहत मिलने वाला था। वेद ने भी बाकी सबको साइड में रखकर काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि 2 बड़े प्रोजेक्ट थे जिसे उसे पूरा करने थे। उसने अपने साथ अर्पिता को भी शामिल कर लिया था। अब तो वेद अर्पिता एक साथ आते और जाते। वेद अब अर्पिता अपने साथ ले जाता, उसका काम रहता, वह खुद उसके साथ जाकर कराता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मुन्ना जेल से भाग गया है और हो ना हो वह अर्पिता के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अर्पिता भी काफ़ी कुछ सीख गई थी, सीख भी रही थी। इसी बीच वेद का काम भी चल रहा था जो उसने शुरू की थी, जिसकी खबर उसके अलावा किसी को नहीं थी। दिन अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी और जल्दी उनके खुशियों में ग्रहण लगने वाला था। नमन ने अपना अगला चाल चल दिया था। वेद का ऑफिस। अर्पिता कुछ फाइल लेकर कुछ पूछने अमर के केबिन में गई, जहां वो अपने ख्यालों में ही गुम था। उसे कुछ नहीं पता चला कि अर्पिता आई है। अर्पिता कहाँ खोए हुए हो देवर्ष से होने वाले जमाई जी। अमर, क्या भाभी आप भी ना, आपको बस मौका चाहिए मुझे छेड़ने का। अर्पिता, आपसे ही सीखा है, आप अपने दिल की बात क्यों नहीं कह देते, कहीं कोई और उड़ाने लग गया तो। अमर, मुझे डर लगता है कहीं गुस्सा हो गई तो, कहीं कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो, कहीं मारने लगी तो। अर्पिता हंसते हुए, अच्छा छोड़िए, हम इस पर आपकी मदद करेंगे, पहले आप हमारी मदद कीजिए, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। अमर अर्पिता को समझाने लगता है और वह ध्यान देकर समझ रही थी। केबिन में रूबी आती है तो अर्पिता और अमर को इस तरह हिल मिलकर बात करते देख उसे अजीब लगता। ऑफिस में कभी भी अमर किसी लड़की से हिल मिलकर बात नहीं करता था। उसने उसका काम समझाया और अच्छे से करने को बोलकर दोबारा समझाने लगा। वेद मीटिंग से ख़त्म होते ही वह अमर के केबिन में आया, क्योंकि उसे पता चला वह आया है और रात को पार्टी में जाना था नमन के घर, इसलिए उन दोनों को टाइम से तैयार रहने के लिए कहा और अर्पिता को अपने साथ लेकर केबिन में चला गया। अपने रात का समय, एक 5 स्टार होटल। वेद, अमर और अर्पिता तीनों की पार्टी में पहुंच गए थे। आज वेद की जीत की वजह से उसे भी एक बोरिंग पार्टी में आना पड़ा था, पर ऑफिस की ही एक वर्कर सारा वह भी आई थी तो उसको थोड़ा ठीक लग रहा था। आज उसने गाउन पहना हुआ था ब्लैक कलर का, उस पर लाल चूड़ा और लाल सिंदूर खिलकर आ रहा था। उसके गले में वही लॉकेट पहना हुआ था जिसको वेद ने उसे पहनाया था। वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और अर्पिता भी। अमर और वेद ने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था। अमर और वेद तो पार्टी में आए बिजनेसमैन से बात करने में बिजी थे। युवराज वहां आया और अर्पिता को अपने साथ चलने के लिए कहा। अर्पिता ने वेद को कॉल किया और बताया तो वेद ने हाँ कह दिया, तो वो शारा और युवराज चल पड़े। एक कमरे के आगे जाकर युवराज रुका और फिर की निकाल कर ओपन किया, फिर उनको अंदर ले गया। अंदर बिस्तर पर 46 साल की एक औरत थी। अर्पिता उसे देखती ही पहचान गई। वह उनके पास गई और उनका पैर छू ली और वहीं उन्हीं के करीब बैठ गई और बातें करने लगी। शारा भी वहीं उनके पास ही बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद वेद और समर भी वहीं आ गए थे तो शारा नीचे चली गई। वेद और अमर ने भी उनसे कुछ बातें की, फिर तीनों नीचे चले आए। लेकिन अर्पिता के हाथ में उनके द्वारा शादी पर दिया गया कंगना था जो काफ़ी अच्छा था। अर्पिता, वेद अब चलें क्या, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अमर उसकी बात सुनकर हंस देता है। वेद, हाँ चलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों बाहर की ओर जाने लगते हैं, तभी नमन उन्हें पीछे से आवाज़ लगाता है। वो लोग रुक जाते हैं और वह उनके पास आता है। वो मुस्कुराकर अमर और वेद दोनों से हाथ मिलाता है। अर्पिता की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वह अपना दोनों हाथ जोड़ लेती। नमन अपना बढ़ा हुआ हाथ हंसते हुए वापस ले लेता है। अर्पिता की इस हरकत पर अमर और वेद की हंसी तो आ ही रही थी, पर वह हंस नहीं पा रहे थे। नमन, बड़ी जल्दी जा रहे हो, अभी तो असली पार्टी शुरू हुई है, उसने पैक का इशारा करते हुए कहा। वेद,
काफ़ी वक्त हो गया है आए हुए, और वैसे भी हम ड्रिंक नहीं करते। नमन हंसते हुए, सच कह रहे हो या बीबी के सामने झूठ बोल रहे हो? वेद, सच है, वैसे भी इसके सामने झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? नमन, वैसे मानना पड़ेगा, वाइफ काफ़ी अच्छी है आपकी। वेद हंसते हुए, अर्पिता काला टीका लगा लो, लगता है नज़र लग जाएगी तुमको। नमन, हाँ भाई सही कहा, वैसे तुम्हारी शादी पहले, मतलब इस बार अर्पिता ने कहा। वो क्या है ना, सबकी शादी एक तरह से होती है, हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। नमन उसकी बातों से झेप जाता, हंसते हुए कहता है, लगता है मिस अर्पिता नाराज़ हो गई। वेद, नहीं मिसेस वेद, अर्पिता क्या है ना, उसे बिजनेस पार्टी पसंद नहीं है तो क्या अब आप चलने की इजाज़त देंगे? नमन ने बिल्कुल बोलकर बाहर की तरफ हाँ कह देता है। तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और नमन उन्हें बाहर जाते हुए देखता है। बाहर आकर वेद और अमर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और अर्पिता अपने मुंह फुलाकर कार में बैठ जाती है। अमर और वेद अपना हंसना रोक कर कार में बैठ जाते हैं। वेद कार स्टार्ट करता है, तीनों शांत बैठे हुए होते हैं। वेद और अमर की नज़र एक बार मिलती है और उनका हंसना फिर शुरू हो जाता है। अर्पिता, ऐसा भी तो कॉमेडी नहीं किया था मैंने कि तुम दोनों इतना हंसो। अमर, सॉरी भाभी, वो आपकी हरकत। अर्पिता, क्या मेरी हरकत? हाँ, क्या किया मैंने जो तुम दोनों इतना हंस रहे हो? वेद, अर्पिता शांत बेबी, ऐसे गुस्सा नहीं होते। अर्पिता उसके सर पर मारते हुए, हाँ बल्कि मार कर अपना गुस्सा शांत करते हैं। अमर, देखो अपने पत्नी से मार खाता हुआ अबला पति। अर्पिता उसे अपने पास बुलाकर उसका कान पकड़ती है और कहती है कि वेद की बेइज्जती करने का हक सिर्फ उसका है। अमर, हाँ तो जैसे हम तो कुछ लगते ही नहीं भाभी जी, आप शायद भूल रही हैं कि दोस्तों को भी इसका बराबर का हक है। वेद उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता। अमर के घर आने पर वह गाड़ी रोक देता है। अमर बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और अर्पिता वेद का बाजू को पकड़कर अपना सर उसके कंधे पर लगा देती है। वेद गाड़ी चलाने लगता है। वेद अर्पिता घर पहुंचकर बताते हैं कि उन्होंने युवराज की मम्मी से बात की और उन्होंने उसे गिफ्ट भी दिया। वेद के पापा वेद को कहते हैं कि अच्छा किया तुमने नमन का प्रपोजल अपना कर, कम से कम इसी बहाने ही सही थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाएगी। जो ख़राब है उसे बनाने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह वेद का केविन, अमर और वेद किसी बात पर अपनी अपनी बात रख रहे थे। नमन को एक घर बनवाना था जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसे वेद को दिया था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि घर को किस तरह से बनाया जाए कि वो बाकी घरों से अलग लगे। अब अपने नाना के साथ काम करते करते उसने कुछ सालों में ये सब काम सीख लिया था। उसने कुछ डिज़ाइन भी भेजते थे जो नमन को पसंद नहीं आया था, जो वो लोग दोबारा उस डिज़ाइन को सुधार रहे थे। अर्पिता ने अपनी मन की बात बताई, दोनों को पसंद भी आया तो डिज़ाइन का काम शुरू करवा दिया। वेद ने अमर को कहा कि वो जाकर नमन को एक बार दिखाए। अमर नमन और अपने बीच की बातें नहीं बताना चाहता था। उसने काम का बहाना बनाकर टाल दिया और सुझाव दिया क्यों ना नमन को ही यहाँ बुला ले। वेद को ये भी ठीक लगा तो उसने नमन को 1 घंटे में आने को बोल दिया। अमर अपने केबिन में चला गया। अर्पिता और वेद तो एक ही केबिन में रहते थे। वेद अर्पिता को सब काम समझा रहा था। अर्पिता भी ध्यान से अपना काम करती थी और इस बीच इनकी लड़ाई भी हो जाती थी छोटी छोटी बातों पर। अर्पिता अपना काम कर रही थी कि वेद ने जाकर पीछे से उसे गले लगा लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। उसकी इस हरकत पर अर्पिता मुस्कुराए बिना रह ना सकी। अर्पिता, तो जनाब अभी से थक गए? वेद, नहीं, मैं तो अपनी बीवी से रोमांस करने की सोच रहा था, लेकिन उसे तो काम से फुर्सत ही नहीं है। अर्पिता फाइल को टेबल पर रखते हुए पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथों को उसके गाल पर डालती और अपने नाक से उसके नाक को रगड़ देती, फिर कहती, अच्छा जी। वेद उसे कस के गले लगाते हुए, और नहीं तो क्या, तुम ना अनरोमांटिक हो बिल्कुल भी, तुम्हें ना सच में रोमांस का नहीं आता। अर्पिता, ओ रियली, फिर तो तुम्हें सिखा दो ना कैसे करते हैं रोमांस। वेद उसे किस करने वाला होता है कि दरवाजे पर नॉक होता। अर्पिता खिलखिलाने लगती है और उससे दूर हटकर अपने जगह पर बैठ जाते। वेद भी हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर बैठकर सामने वाले को अंदर आने की परमिशन देता है तो नमन और उसके साथ उसके पर्सनल असिस्टेंट कुसुम वहाँ आती है। दोनों को वेद बैठने का इशारा करता है। अर्पिता ने अपने टेबल के बीच वाले का पर्दा लगाया हुआ था। उसे शुरू में दिख गया था कि नमन आ रहा है तो उसने तुरंत पर्दा लगा दिया। वेद ने उसकी इस हरकत को नोटिस किया जरूर था। उसे नमन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी आंखें उसे खुद पर चुपती हुई नजर आती थी। वेद ने
उनके लिए कॉफ़ी मंगवाया और न्यू डिज़ाइन उनको दिखाया। नमन को वो कॉफ़ी काफ़ी पसंद भी आया था। मुंबई कंगना, नमन तो उस लड़की से दूर रहो, मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है। नमन, तुम ज़्यादा सोच रही हो, वैसे भी तुम उसे जानती ही कितना हो, वो बहुत अच्छी है। कंगना, भाई पर फिर भी इतनी जल्दी इतना आगे। नमन, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुम्हारी लाइफ में तो नहीं ध्यान देता, ना ही तुम्हें किसी चीज़ के लिए टोकता हूँ। कंगना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नमन, तू गलत समझ रहा है। नमन, ओ प्लीज़। कंगना को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, उसकी बातें भी उसके समझ से बाहर थी। उसे जो लगा उसने नमन को कह दिया, लेकिन नमन था कि समझने को तैयार नहीं था। शायद कंगना की समझने में भूल कर दी, लेकिन उसकी आदत हरकत से कंगना को वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नमन वहाँ से गुस्से में बाहर निकल गया और कंगना सोचने लगी, कहीं वो ही गलत तो नहीं है क्या, इस बारे में मुझे घर में बात करनी चाहिए या वह कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। उसने अपना ध्यान सब बातों से हटाकर पढ़ाई पर लगाना शुरू किया। जब नमन को पता चला कि वो डिज़ाइन अर्पिता ने किया तो उसने सोच लिया कि यही डिज़ाइन में ही वह घर को बनाएगा, लेकिन उसने थोड़े से चेंजेस वो खुद करेगा जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। और उसके शैतानी दिमाग में एक बात और बैठ गई। उसने अपने प्लान बी को कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते के डाल दिया। उसका प्लान ए तो वैसे भी काम ही कर रहा था। 2 महीने बाद रात का वक्त, वेद का घर, सब बहुत खुश नजर आ रहे थे और सब खुशी में पागल ही हुए जा रहे थे। अर्पिता एक तरफ, सविता जी गले में अपनी बाहें डालकर बैठी हुई थी, उसकी नज़रें झुकी हुई थी, उसके चेहरे में अलग ही नूर आ रहा था। सब लोग आए हुए थे, रानू, अमर, मोनू, वेद, ये चारों गाने के तेज आवाज़ में नाचे गा रहे थे। राम जी और काशी राम जी एक तरफ बैठे हुए थे और सबकी खुशी में वो भी खुश हो रहे थे। सविता जी उनसे सब बंद करने को कह रही थी, क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो लोग नाच रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ गाने की आवाज़ से दबी जा रही थी। जब उनका डांस बंद हुआ तो सविता जी ने जाकर गाना ही बंद कर दिया। अब वो तीनों लोग रुक गए और गुस्सा होने का नाटक करने लगे, जिसे देख अर्पिता हंसने लगी। सविता, चलो सब कोई खाने की मेज़ पर, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनना नहीं है। काशीराम जी, चलो बच्चों, बहुत हुआ नाच गाना, बाकी बाद में कर लेना। रानू, क्या पापा, मैं मासी बनने वाली हूँ, उसकी खुशी में इतना तो बनता है ना, आप भी तो नाना बनोगे। मोनू, मैं मामा बनूंगा। अमर, मैं चाचू इनके किस्से में अपने मुंह से सुनाऊंगा। वेद अब बस चुप था, फिर थोड़ा शर्माते हुए कहता, मैं पापा बनूंगा और मेरी बीबी मम्मी और मेरे माँ पापा दादा दादी। उसकी इस बात पर सब हंसने लगते। सविता जी प्यार से एक झापड़ लगा देती है। राम जी, अपनी बचकानी बातें बंद करो, आप लोग सबको पता है कौन क्या बनेगा। अब चलो भी, अर्पिता को भूख लगी होगी। अर्पिता माँ बनने वाली थी, उस खुशी में आज सबका बुरा हाल था। सब बहुत खुश थे। 2 दिन पहले ही उसे उल्टी और चक्कर आने शुरू हुए थे। उसने सविता जी को बताया तो वो जान गई, फिर भी चेकअप कराया और रिपोर्ट से इस बात पर ठप्पा लगा दिया। फिर क्या, सविता जी ने सबको फ़ोन करके खुश बताया। अर्पिता ने बस मैसेज किया वेद के पास। वो दौड़ा दौड़ा घर आया, अर्पिता को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। अर्पिता भी काफ़ी खुश लग रही थी। सब धीरे धीरे करके आने लगे और सबको मिठाई खिलाया गया और बंटवाया भी गया। रात का खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि सविता जी अर्पिता को आराम करने की हिदायत दी थी। आज दिन भर तो इन्हीं सब में निकल गया था। अर्पिता का ख्याल सब एक बार में ही बात मान गए। ये देख अर्पिता मुस्कुरा पड़ी और काशीराम जी भी, वो भी बहुत खुश थे। आते वक्त अपने कितनी चीज़ें ले आए थे। राम जी का भी यही हाल था। वेद अर्पिता के लिए दूध का गिलास लाता है जो उसकी मम्मी ने दिया था देने के लिए। वेद गिलास अर्पिता को पकड़ा देता है, जिसे देखकर वह मुँह बनाने लगती है। वेद, ख़त्म करो जल्दी से पूरे दूध को, और फिर दवा भी लेना है, डॉक्टर ने कहा है कुछ समय तक खास ध्यान देना है। अर्पिता बहुत प्यार से कहते। वेद, सॉरी अर्पिता डार्लिंग, आज आपके इस प्यार से नहीं पिघलने वाला, क्योंकि बात अब हमारे बच्चे का है। मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ मैं। अर्पिता को वेद अपने हाथ से पूरे दूध पिलाता है और फिर उसके माथे को चूम लेता है, फिर गोली देता है और उसे लिटाकर खुद उसके सर को सहलाने लगता है। अर्पिता, वेद यार, तो मुझे एकदम बीमार वाली
ट्रीट दे रहे हो वेद, नहीं तो मैं केयर कर रहा बीमार की वजह से नहीं, जो है उस वजह से तुम मना करोगी तो भी करूँगा, मेरा हक है। अर्पिता कुछ नहीं कहती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो भी इसी खुशी को महसूस करती। वाकई में एक अलग सा फील होने लगता है जब पता चल रहा हो एक नई जान भी आपके अंदर ही है। मामूली बात नहीं होती किसी बच्चे को जन्म देना। यही बात सोचकर अर्पिता को डर लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। उस पर नमन का अजीब सा बिहेव उसे अंदर से परेशान कर रहा था। उसके बिहेव में एक अलग ही बात छिपी हुई होती थी जो उसके समझ से परे थी। दोनों कब से सो गए पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ नमन आज बहुत गुस्से में था। उसने अर्पिता को किडनैप करने के लिए जो आदमी भेज दिए थे वो अलग जगह चले गए थे और अर्पिता आज बच गई थी किडनैप होने से। नमन को उन आदमियों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। 2 बार हो गया था कि अर्पिता किसी न किसी चीज़ की वजह से जा नहीं पा रही थी। नमन इस कम दिनों में ही अर्पिता की सुंदरता का और उसके प्यार का दीवाना हो गया था। ये एक तरफा का आकर्षण था जिसे उसने अपने प्यार का नाम दे दिया। प्यार नहीं, दीवानापन था जो 2 महीने में काफ़ी बढ़ गया था, जो कई बार दिखने भी लगा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि अर्पिता उसकी हो ही नहीं सकती और किसी भी हाल में उसे अर्पिता को पाना था, चाहे कैसी भी हो। और उसके लिए उसने सब तैयारी भी कर ली थी। उसके साथ ही दिमाग में घटिया बातें चल रही थी। उसके लिए उसने पहले से ही प्लान से तैयारी कर लिया था, उस पर काम भी कर रहा था। लेकिन आज अपने आदमियों की हरकत से आज वह बहुत गुस्सा था और अपना गुस्सा सब पर उतार रहा था। वह अकेले अपने घटिया काम को अंजाम दे रहा था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। अगली सुबह राम जी और बेस सब दोनों ऑफिस में मिठाई बंटवाना चाहते थे, लेकिन सविता जी ने कुछ महीने किसी को कुछ बताने से मना कर दिया तो उन्होंने भी मान लिया। लेकिन अब था सवाल अर्पिता को ऑफिस जाने का। अब अर्पिता को भी काम करने की आदत सी हो गई थी, उसे भी घर रहने का मन नहीं था। तो उसने कहा कि कुछ दिन जाने दो। बाकी सबको भी उसका बात ठीक लगा। उन्होंने भी कहा ठीक है। इतनी सारी हिदायतों के साथ उसे और वेद को उसका ख्याल रखने के लिए कहा। आजकल वेद कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। अर्पिता का भी कुछ यही हाल था। दोनों समय से ऑफिस पहुँचे। आज उन दोनों को इतना खुश देखकर कई लोगों ने सवाल किया, लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया और अमर को फंसा दिया। बेचारा कितने लोगों को जवाब दे चुका था। उसका दिमाग ख़राब हो गया था और उसे गुस्सा आ रहा था उन दोनों के ऊपर। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। देखते ही देखते होली भी आ गई थी। इस होली उनके जीवन में खूब रंग लेकर आया था, लेकिन रात होते होते उनके जीवन का रंग ही गायब हो गया। जब पता चला कि होली पार्टी से अर्पिता गायब हो गई है। सब होली पार्टी में मस्त होकर नाच गाना कर रहे थे। अर्पिता वॉशरूम की तरफ गई, लेकिन जब आधे घंटे तक वो किसी को नज़र नहीं आई तो उसे ढूंढना शुरू किया गया, पर रात होते होते भी उसका पता ना चल पाया। सब जगह उसकी तलाश कर रहे थे। ये जान पहचान से पूछताछ और बाकी चीज़ भी। कुछ लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे और मन ही मन किसी अनहोनी के डर से ही कांपे जा रहे थे। ऊपर से उसके अंदर एक जान भी था। काशी राम जी और राम जी दोनों पुलिस स्टेशन गए थे। पार्टी में आए सभी लोगों से कंगना और नमन पूछताछ कर रहे थे। मोनू घर पर देख रहे थे। वेद और अमर बाहर। रानू सविता जी संभालने में लगी हुई थी। कुछ मिनट में ही उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में ग्रहण लग गया था। सविता जी भगवान से उनके लिए दुआ कर रही थी कि सब सही हो। वहीं अर्पिता एक और बेहोश एक अंधेरे कमरे में थी। रात से सुबह हुई, लेकिन अर्पिता का कुछ पता ना चल पाया। लोग दिलासा देकर अपने घर के लिए निकल गए थे। रात भर किसी ने पलक भी ना झपकी थी और सविता जी की तबीयत भी खराब हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अर्पिता कहाँ गायब हो गई है बिना बताए। ना किसी किडनैपिंग के नाम पर कोई फ़ोन आया था, लेकिन कोई ऐसा इंसान भी था जो बहुत खुश नज़र आ रहा था। सुबह धूप जब अर्पिता के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। उसने खुद को एक चेयर पर बंधे हुए पाया। उसे कल की बात याद आने लगी थी। जब वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी तब उसे किसी ने ये कहकर बाहर की तरफ भेजा था कि
उसके घर के कोई आदमी उसे बुला रहे हैं और वो उस तरफ चली गई, लेकिन उधर कोई नहीं था। पीछे से उसके मुंह पर किसी ने कुछ रखा और उसका सर घूमने लगा और आंखें बंद होने लगी। उसके बाद वो नीचे गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे पकड़ लिया था। उसके बाद उसे तुरंत घर वालों की याद आई। उसे पूरा कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से ही रोशनी अंदर आ रही थी। रोशनी से जान गई कि कल का दिन गुजर गया है और वो पूरे दिन बेहोश थी। उसने हिलने की कोशिश की, आवाज़ भी काफ़ी लगाया पर कोई असर ना हुआ। एक तो कल की से खाली पेट थी, भूख से उसकी हालत ख़राब हो गई थी, ऊपर से उसे पता नहीं था वह है कहाँ। उसे घर वालों का और वेद का सबका ख्याल आया। वो लोग भी परेशान हो गए होंगे, उसे ना पाकर उनका भी हाल ख़राब होगा। उसने फिर से आवाज़ लगाया, लेकिन वही हाल, कोई जवाब नहीं आया। अब तो प्यास से उसका गला भी सूखने लगा था। उसकी तो हालत वैसे भी ख़राब थी। लोग लाया था, कौन लाया था कुछ पता नहीं चल रहा था और उस अंधेरे कमरे में उसे हल्का डर भी लग रहा था। वहीं उस तरफ वेद परेशान सा पूरे शहर में खाक छान रहा था। अमर भी इस हाल में उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो भी अर्पिता के लिए परेशान था। पुलिस लोग भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे थे, जानने पहचानने वालों को लोग दिलासा दे रहे थे। काशीराम जी भी दोपहर होते तक तबीयत बिगड़ चुकी थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सबिता जी घर पर ही, कंगना उनके साथ ही थी और रानू वहाँ हॉस्पिटल में थी। अब तक ना कोई फ़ोन आया था ना कोई मैसेज। हर कोई अपने अपने फ़ोन पर बार बार ध्यान दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था अर्पिता को दिन दहाड़े कौन गायब कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अर्पिता को कुछ पता ना चला। सारे मीटिंग कैंसिल कर दिए गए और ऑफिस को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ के वर्कर को भी बात पता चल गई तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें भी बुरा लगा, कुछ को तो कोई मतलब ही नहीं था, खुशी खुशी मान गए। थक कर अकेले में वेद रो ही पड़ा था। रोई तो अर्पिता भी कम नहीं थी, बाकी लोग भी काफ़ी उदास थे। सब एक दूसरे को समझा रहे थे, सहारा दे रहे थे। तरह तरह की बातें भी उठ रही थी। कोई कह रहा था भाग गई है, तो कोई कह रहा था किसी ने किडनैप किया होगा, तो कोई कह रहा था कहीं कोई हादसा ना हुआ। इन सब बातों से उन लोगों को और गुस्सा आता था और लोगों पर बिगड़ भी पड़ते थे। उनके इन सब बातों से भी वो डर पड़ते थे। एक हफ्ता गुजर गया था लेकिन अब तक अर्पिता का कुछ भी पता नहीं चला था। सब अपनी तरफ से जो हो रहा था वह कर रहे थे लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वहीं अर्पिता अब अपने दिमाग से काम ले रही थी, लेकिन इतना तो पता चल गया था कि कोई जान पहचान वाला ही एक औरत रोज़ सुबह शाम उससे के लिए खाना लेकर आती थी और वो बेमन से खाना खाती क्योंकि उसके अंदर एक जान थी। उस वजह से उसने खुद को समझा और अपना दिमाग लगाया। उसने कुछ नहीं पूछा, मिन्नत की, ना कोई मदद की गुहार, ना छोड़ देने की। बस वो शांति रहती थी, ना वो कोई बात करती थी ना कोई सवाल करती। जो औरत उसे खाने के लिए देने आती वह भी चुपचाप खाना देकर चली जाती। जितना उसका काम था वहाँ कमरे में अब एक उजाला था। कमरा बहुत ही खूबसूरत था और अर्पिता की ज़रूरत का सब सामान वहाँ था, लेकिन जिसके पीछे ये सब है वह सामने तो नहीं आया था, लेकिन कैमरे से वह सब ज़रूर देखता था। अर्पिता वहाँ दिन भर खाली बैठे रहती थी तो घूमते नहीं तो लेटे रहती थी। अकेले कमरे में उसका दम घुटता था। उस पर दिन भर बंद रहना और तो और कुछ समय ना गुजरने साधन थे। अर्पिता घर वालों को भी बहुत याद करती थी, कभी कभी बहुत डर जाती थी। सबिता जी ने खुद को संभाला और बाकी सबको संभालने में लगी थी और समझाने में भी। कब तक ऐसे रहने से सब ठीक होने वाला था। अब काशीराम जी की तबीयत में सुधार हुआ था। धीरे धीरे दिन अभी अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे, लेकिन काफ़ी कुछ बदल गया था। वेद अब पहले से शांत हो गया था, बाकी सब भी चुप से थे। काशीराम जी और मोनू रानू के साथ वापस चले गए थे, लेकिन वो पुलिस से बाकी रोज़ खबर भी रखे हुए थे। पुलिस वालों ने भी कुछ दिन अच्छे से ध्यान दिया, फिर उन्होंने भी ध्यान देना छोड़ दिया। कुछ सबूत ही नहीं मिला। बस स्टैंड, ट्रेन, हवाई सभी बाहर आने जाने वाले लिस्ट, फ़ोटो सब चेक किए थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया था। थक हार कर वो भी अर्पिता के केस को ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। अर्पिता अब सामने वाली औरत से हल्की फुल्की बात करती, इस वजह से उसने अपने लिए कुछ किताब मंगा लिया और बाहर जाने की सारी कोशिश धरी रह गई थी।
ना जाने कितनी बार उसे ने भागने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। उसने और औरत से पूछना भी चाहा कि उसके मालिक कौन है, लेकिन वो बताती नहीं थी। ज़्यादा पूछने पर चिल्ला देती थी। अर्पिता उस आदमी के बारे में सोचती थी कि कौन है और अब तक सामने क्यों नहीं आया है। आखिर क्या चाहता है वो? कितने सारे सवाल उसे परेशान कर रहे थे। कभी कभी वह सोचती थी कि खुद को ही ख़त्म कर ले, पर अपने बच्चे को सोचकर वह अपने कदम वापस खींच लेती थी। उसका 7वां महीना चल रहा था और उसका पेट भी काफ़ी दिखता था। वहीं उस तरफ सब अपनी लाइफ जी रहे थे। अर्पिता को जिसने इस हाल में रखा था उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब उसे पता चला कि वो पेट से है तो उस इंसान ने उस बच्चे को मारने का सोचा, लेकिन कुछ सोचकर वह अपना प्लान बदल दिया। उसे उस बच्चे के होने का इंतज़ार था और तब तक वह सामने आना नहीं चाहता था। उसने अपने प्लान को भी आगे ले आया, बस सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा था। कब वह अपनी चाल को सही वक्त पर चले, वो अपने आप क्यों दाद दे रहा था। एक सबूत भी उसने अपने खिलाफ नहीं छोड़ा था। उन लोगों को ऐसे तड़पते देख वह खूब मुस्कुराता था, खूब हंसता था। आज वेद और अमर के पास 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जिसमें लाखों का प्रॉफिट होने वाला था और उसी के सिलसिले में एक छोटी पार्टी रखी हुई थी, क्योंकि जो क्लाइंट थे वो चाहते थे कि सबसे एक मुलाकात भी हो जाए और सेलिब्रेशन भी। इस वजह से उन्होंने भी रखा था। अब अर्पिता के बारे में कोई भूला तो नहीं था, लेकिन अब उसका जिक्र करना छोड़ दिया था। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए उसे याद तो सब करते थे, लेकिन बताना छोड़ दिए थे। अब वेद काम से काम ही बात करता था। उसकी इस आदत से सब परेशान थे। ऑफिस से घर से ऑफिस उसने सारा काम अमर को सौंप दिया था। पार्टी अटेंड करना हो या कंपनी के कोई और काम, अर्पिता भी उन सबको बहुत याद करती थी, लेकिन कर कुछ नहीं सकती थी। जब रात को पार्टी शुरू हुई वहाँ अर्पिता का दर्द भी शुरू हो गया। आज नमन भी पार्टी में आया हुआ था और उसके डॉक्टर की टीम को 1 हफ्ते पहले भर ही बुला लिया था। आज नमन अपनी चाल चलने वाला था। आज कंगना और नमन भी आए हुए थे और वह सुबह से ही गायब था, लेकिन पार्टी के समय वह निकिता के साथ आया, वो भी शादी के जोड़े में। उनको ऐसा देखकर हर कोई हैरान था और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। कंगना का तो पारा ही हाई हो गया था। उन दोनों को एक साथ देखकर वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके पास चली गई। उसने उसे कहा कि क्यों शादी किया बिना बताए, वो भी इस लड़की से जो तेरी दौलत पर मरती है, जो तुझे कोई प्यार नहीं करती, सिर्फ तेरा यूज कर रही है। सविता जी उसके पास आ गई, उसे चुप कराने लगी और निकिता गुस्से में आग बबूला हो गई थी। सविता जी उन्हें शांत कराकर अंदर लेकर गई और बाकी सब भी ये सब देखकर निकलने लगे। राम जी और अमर वेद सबको सॉरी कहकर भेज दे रहे थे। सबके जाने के बाद वो लोग भी अंदर आ गए थे, जहाँ कंगना और निकिता दोनों के साथ नमन भी गुस्से में मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। बाकी सब भी वहीं बैठ गए। नमन के बोलने का इंतज़ार करने लगे। वेद का घर सब घर पर बैठे नमन के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। कंगना अपना मुंह खोलने वाली थी, उससे पहले वेद ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। अमर बाहर का काम कर रहा था। पार्टी तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन जो खाना बचा हुआ था उसे पैक कराकर वह उन लोगों को भेज देने वाला था जिसे इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि खाना काफ़ी बच गया था और फेंकने से अच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। राम जी नमन से पूछते हैं तो नमन बताता है कि वो और निकिता एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके घर वाले इसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और शादी कर रहे थे, तो हमें एक यही रास्ता सही लगा, इसलिए हमने बिना किसी को बताए कर लिया। और आज घर पर पार्टी भी थी। राम जी बेटा, तुम्हारा हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने के, लेकिन एक बार कहा तो होता। पार्टी तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं थी ना। नमन सॉरी बड़े पापा, उस समय मुझे यही सही लगा। सविता जी चलो अब कोई बात नहीं, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। कंगना पर माँ पापा भाई आप लोग। सविता जी तो चुप करना बेटा, ज़रूरी तो नहीं कोई गलतफहमी हुई होगी। निकिता मम्मी जी, उस दिन कंगना ने जो देखा वो सच में एक गलतफहमी थी, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन पा रही और मुझे ही गलत समझ रही थी। राम जी कोई बात नहीं बेटा, बस तुम अपनी फैमिली वाले के बारे में बात बता दो, बाकी उनको मनाने का काम हमारा। उसकी इस बात से एक पल के निकिता के होश उड़ गए थे। वेद ने ये बात नोटिस जरूर की थी, फिर उसने खुद को संभाला और फिर बताया तो राम जी ने 1-2 दिन बाद जाकर बात करने को कहा। सविता जी ने उसका गृह प्रवेश तो करवा दिया था, सबको अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था, लेकिन खुद ही किसी सोच में डूबी हुई थी। वहीं युवराज निकिता को
वहाँ देख हैरान था। पार्टी में वह भी आया था और उसने जब निकिता को देखा, वो भी शादी के जोड़े में, तो वो अपने भाई की तरफ देखने लगा, लेकिन उसका भाई तो वहाँ से जा चुका था। वह भी पार्टी ख़त्म होने के अनाउंस में वापस रुकना चाहता था, पर वह रुक नहीं पाया क्योंकि उसका इस वक्त उसके भाई से बात करना ज़रूरी था। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। 2 घंटे की दर्द सहने के बाद उसका जन्म हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने उसके माथे को चूमा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे सबकी याद आ रही थी, कैसे सब उसके आगे पीछे रहते थे, उसका कितना ख्याल रखते थे, कितनी सारी हिदायतें देते थे और बच्चे और उनके नाम पर लड़ पड़ते थे। उसका और वेद का भी बहस होता था, कभी बच्चे के लिए, कभी उनके नाम के लिए। उस बात को याद करके मुस्कुरा पड़ी थी अर्पिता। वेद ये नाम बहुत पुराना टाइप का है, कुछ नया टाइप रखेंगे ना। वेद नहीं, यही रखेंगे। लड़का हुआ तो राजा और लड़की हुई तो रानी, क्योंकि वो एक राजा और एक रानी के जैसे रहेंगे। अर्पिता चिढ़कर, नहीं वेद, अच्छा कोई और नाम सोचा ना इसे छोड़कर। वेद, ठीक है चलो, क्या याद रखोगे, तुम भी बड़े दिल वालों से पाला पड़ा है। अर्पिता, हाँ हाँ, अच्छा मजाक था, अब जल्दी से नाम बताओ, नहीं तो मैं खुद ही सोच लूँगी। समझे? वेद, ठीक है। लड़का हुआ तो अर्पित, लड़की हुई तो वेद, हम दोनों के नाम से मिलता जुलता अच्छा रहेगा। अर्पिता, पहली बार कुछ बढ़िया सा नाम सोचा है, इसी बात पर मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट पक्का। वेद ने उसकी तरफ देखा तो उसने वेद को अपने करीब करके अपने पैर उठाकर उसके होठों पर किस कर लिया। उसके इस अदा पर वेद तो फिदा ही हो गया। उसने उससे अलग होती अर्पिता का वापस हाथ पकड़ जोर से गले लगा लिया। अर्पिता ने उस पर अपनी बाहें डालकर आंख बंद कर ली। वेद भी आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रहा था। दरवाज़ा खुलने के बाद आवाज़ से अर्पिता अपनी यादों से बाहर आई। वहाँ उसकी देखभाल करने वाली औरत आई थी। उसको देखने के लिए कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वह वहीं बैठ गए और जब बच्ची उठी तो वह उसे अर्पिता के हवाले किया दूध पिलाने के लिए। अब जाकर उसे अपनी माँ बनने का एहसास हुआ था। वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। उस औरत को भी अब अर्पिता से हमदर्दी हो गई थी। उस औरत ने अर्पिता से पूछा कि क्या नाम रखोगी अपनी बच्ची का। अर्पिता ने उसके सर को हाथ से सहलाते हुए कहा, वेदी। युवराज जब अपने घर आया तब उसके भाई को उसने फ़ोन में कुछ बात करते हुए सुना। अर्पिता और वेद के नाम आने पर वह छुपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा, पर तब तक कॉल कट हो गया था। लेकिन एक बात उसके मन में बैठ गई कि कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। वह अपने भाई नमन के पास गया और उसे देखकर नमन मुस्कुराता और कहता, आज कैसे याद आ गई अपने भाई की। तो वह कहता, वह कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता है, शायद आप नहीं जानते। युवराज, भाई भाभी मतलब निकिता को मैंने वहाँ देखा। वेद भैया के भाभी, उसने शादी कर ली। वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो आपके साथ थी ना, वो तो आपसे प्यार करती थी, आप दोनों शादी करने वाले थे ना। नमन, हाँ देखे मैंने भी, उसका और हमारा जमा नहीं तो हमने किनारा कर लिया। युवराज, पर भाई आप ऐसे अलग कैसे हो गए, आप दोनों तो साथ बहुत खुश थे ना। नमन, उसका सपना अलग था, उसकी सोच अलग थी और मेरी अलग। ज़्यादा दिन हमारी बनी नहीं, आए दिन लड़ाई झगड़े, तब समझ आए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। लेकिन ये बात अब तुम किसी को नहीं कहोगे, नहीं तो उसकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। युवराज, ठीक है भाई। नमन उससे जाता हुआ देखता और मुस्कुराने लगता है। खुद से कहता है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, बस एक इमोशनल लाइन, फिर तुम खुद काबू में आ जाते हो छोटे, लेकिन बाकी समय तुम पता नहीं क्या हो जाते हो। युवराज को अपने भाई के लिए बुरा भी लगता है और वह खुश भी होता है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन उसकी वेद और अर्पिता वाला बात पता लगना कहीं उसे प्लान तो नहीं है, कहीं माँ के हादसे को लेकर कोई बदला तो नहीं ले रहे। अगली सुबह सविता जी ने घर पर ही पूजा रख ली थी नए शादी के जोड़े के लिए और कंगना बेमन से उनका काम कर रही थी। निकिता सोई हुई थी और नमन भी वहीं बैठा किसी ख्यालों में गुम था। राम जी भी आज घर पर थे और अमर और वेद जल्दी आने को बोलकर बाहर गए हुए थे। आज वेद कुछ परेशान सा लग रहा था। अमर समझ भी रहा था। अमर ने पूछा तो वेद ने बता दिया, कहा हम अपने दोस्त से बात करते, शायद वो कुछ मदद कर दे। वेद ने हाँ में सर हिला दिया और
अमर ने गाना चालू कर दिया क्योंकि जानता था आगे का रास्ता शांति से गुजरेगा। कितनी दफ़ा उसने वेद को समझाया था, लेकिन पहले वाला वेद तो जैसे खुश गया था। उसने गाना भी छोड़ दिया था, एक दो जगह के कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया था, जिसके लिए उसे कुछ लॉस भी हुआ था। अकेले में अक्षर व अर्पिता को खूब याद करता था। उसने ना जाने क्या क्या बात करता था। जब अर्पिता की नींद खुली तो उसने पाया कि उसकी बच्ची उसके पास नहीं। वह घबरा गई, उठने की कोशिश की, पर कल की दर्द इतनी थी कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि चल सके भी। वह हिम्मत करके और दरवाजे तक पहुंचकर आवाज़ लगाने लगी कि शायद वो काम करने वाली लेकर गई होगी तो आकर बता देगी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। अभी वो उसे अच्छे से देख भी नहीं पाई थी कि फिर नज़रों से दूर हो गई। वो रोने लगी। ना जाने कितनी बार उसने आवाज़ लगाई होगी। उधर उसकी आवाज़, उसकी इस हरकत को कैमरे में देख रहा था आदमी एक टेढ़ी मुस्कान दी और अपने बगल में देखने लगा जहाँ अर्पिता की बेटी थी और दुनिया से बेखबर आराम से चैन की नींद सो रही थी। मासूमियत तो उसके चेहरे से ही झलक रही थी। नाक और कान उसके पापा से मिलते जुलते थे और बाकी अर्पिता से। वह उठा और खुद से ही कहा, अब वक्त आ गया है मुलाकात का। बहुत जल्द ही तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी। देखता हूँ कैसे रोकती हो खुद को मेरे पास आने से। 5 महीने इंतज़ार किया है, लेकिन वेद की तरफ देखकर मुझे अपना ये इंतज़ार भी बुरा नहीं लगा। लेकिन एक एक दिन का हिसाब लूँगा। तुम क्या हो मेरे लिए बताऊँगा और अब तुम मना भी नहीं कर पाओगी। नमन और निकिता दोनों पूजा करके हॉल में बैठे हुए थे। कंगना अपने कमरे में थी। जो कुछ भी हुआ था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन कोई भी उसके बात को सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से यार निकिता का बिहेव उसके दिमाग और ख़राब कर रहा था। वो जानती थी कि निकिता ये सब नाटक कर रही है, वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसे कहाँ देखा है, ताकि घर वालों को कोई प्रूफ दिखा सके। वेद भी अपने कमरे में बैठा अर्पिता की तस्वीर लिए बैठा हुआ था। अर्पिता के साथ बिताए पलों को याद करते वह नम आँखों में भी मुस्कुराहट पड़ गई। दोस्तों, जिस लड़के ने अर्पिता को किडनैप किया है उसका नाम रमन है। गलती से इसमें नमन लिखा हुआ है, तो आगे से मैं रमन ही बोलूँगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।